वेलकम बैक। इकराम ए टू ज़ी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं इकरामुल्लाह आपसे मुखातब हूँ। सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशंस की शुरुआत हुई थी 1933 में, जब सऊदी किंग अब्दुल अजीज ने अमेरिकन कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल को सऊदी अरब में तेल की खोज और उसे एक्सट्रैक्ट करने की इजाजत दी। उस जमाने में सऊदी अरब के हालात काफी खराब थे। हर तरफ सिर्फ सहरा, ऊंट और टेंट ही नजर आते थे। फिर 1938 में सऊदी अरब में तेल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए और इस रेगिस्तान की तकदीर बदलने का आगाज हो गया। 1944 में सऊदी अरब ने अमेरिका को दहरान में 20 साल के लिए एक एयरफील्ड बनाने की इजाजत भी दे दी। बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ लैंड लीज एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके नतीजे में सऊदी अरब ने अमेरिका से बहुत सारे हथियार उधार पर खरीदना शुरू कर दिए। 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट और सऊदी किंग इब्न सऊद ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग सऊदी अरब अमेरिका को बहुत ही कम प्राइस पर डॉलर्स में तेल देगा और बदले में अमेरिका सऊदी किंगडम को एक्सटर्नल दुश्मनों से प्रोटेक्ट करेगा। और यहीं से इस टर्म पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस एग्रीमेंट के बाद सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती मजबूत होने लगी। सऊदी अरब सस्ती प्राइस में अमेरिका को तेल दे रहा था और बदले में अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार सऊदी अरब को बेच रहा था और इसके साथ साथ सऊदी अरब को दूसरे कंट्रीज से प्रोटेक्ट भी कर रहा था। तो फिर खराबी कहाँ शुरू हुई? 3 अगस्त 2022 को सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी अरामको और चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन साइनोपेक ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बहुत ही क्रिटिकल फ्रंट्स पे सपोर्ट करेंगे। इसी एग्रीमेंट में ये भी डिस्कस हुआ कि बहुत जल्द सऊदी अरब चाइना को डॉलर्स के बजाय चाइनीज युआन में पेट्रोल बेचेगा। 5 अक्टूबर 2022 को अमेरिका के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद ओपेक ने सऊदी अरब के कहने पर अपनी डेली ऑयल प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल से कम करने का ऐलान कर दिया। इस ऑयल प्रोडक्शन कम करने का मकसद था ऑयल प्राइस बढ़ाना, जिसका सबसे ज्यादा फायदा रशिया को होने वाला है। इन दो वाकयात ने वॉशिंगटन को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशंस इस वक्त बहुत शदीद तनाव का शिकार हैं। सऊदी अरब ने पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर में ओपनली रशिया को सपोर्ट किया है और इस पे भी जलती पे तेल का काम किया है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, जिन्होंने ओपेक के डिसीजन के बाद कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब के बहुत से पार्टनर्स की तरह बस एक पार्टनर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस सब के बाद अगर हम ये कहें कि इन दोनों देशों के आपस के रिलेशंस इनकी हिस्ट्री के लोएस्ट पॉइंट पर हैं, तो गलत नहीं होगा। किसी जमाने में बहुत ही करीबी दोस्त समझे जाने वाले ये दोनों कंट्रीज आज एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हैं? पिछले 60 से 70 सालों से अमेरिकन डॉलर को इस मकाम तक पहुँचाने वाला सऊदी अरब अब उसी डॉलर को तबाह क्यों करना चाहता है? और सऊदी अरब के इन डिसीजंस का अमेरिका और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है? एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, लेकिन क्या सऊदी अरब के लिए अमेरिका से जान छुड़ाना इतना आसान है? असल में ये चीज मोहम्मद बिन सलमान को जितनी भी बुरी लगे, मगर फिलहाल सऊदी अरब के लिए अमेरिका की सपोर्ट बहुत जरूरी है और उसकी कुछ बहुत जबरदस्त रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये कि सऊदी अरब का बहुत सारा पैसा अमेरिका में पड़ा हुआ है। ये तकरीबन 800 बिलियन डॉलर्स बनते हैं और अमेरिका चाहे तो ये सारा पैसा फ्रीज कर सकता है, मगर जाहिर है उसमें सऊदी अरब की तरफ से भी जबरदस्त रिटेलिएशन आने का चांस है। दूसरी तरफ आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये 800 बिलियन डॉलर सऊदी अरब अमेरिका से निकाल ले तो अमेरिका को भी ठीक ठाक नुकसान होगा, लेकिन मसला ये है कि फिलहाल सऊदी अरब के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं जहां वो ये पैसा अमेरिका से निकाल कर लगा सकता है। इतनी बड़ी मार्केट्स और कंपनीज बहुत कम कंट्रीज में हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की सारी फौजी ताकत अमेरिका पे डिपेंडेंट है। 2015 से 2019 के दरमियान सऊदी अरब की टोटल मिलिट्री परचेजेस का 73% अमेरिकन कंपनी से था। 2008 से 2020 तक
सऊदी अरब तकरीबन 145 बिलियन डॉलर अमेरिकन हथियारों को खरीदने पर खर्च कर चुका है। अब अगर सऊदी अरब अमेरिका से दूर होता है तो उसे कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए, कोई ऐसा कंट्री जो उसे अमेरिका के लेवल की टेक्नोलॉजी और प्राइस पर हथियार दे सके। तो फिर खराबी कहाँ शुरू हुई? असल में सऊदी अरब ने हमेशा से बाकी गल्फ कंट्रीज के मुकाबले में एक बड़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन की है। फॉर एग्जांपल, सारे बड़े गल्फ कंट्रीज में अमेरिका की बेसिस हैं, जैसे कि बहरेन में अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है। कुवैत में अमेरिका की 8 बेसिस हैं, जिसमें हर वक्त हजारों फौजी होते हैं। गल्फ की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस कतर में है, जिसे अल उदैद एयर बेस कहते हैं, जो कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है। और यहाँ से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशियन रीजन्स पर नजर रखता है। अब दूसरी तरफ सऊदी अरब को हमेशा से इस बात पे काफी रिजर्वेशंस थी कि अमेरिका के फौजी या बेसिस परमानेंट तौर पर उसके जमीन पर हों। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 1990 में होने वाली गल्फ वॉर, जिसमें बड़ी ही मुश्किल से किंग फहद ने अमेरिकन फौजियों को सऊदी अरब की जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी। इवन 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब भी सऊदी अरब ने अमेरिका को किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल करने नहीं दी। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है उन ऑयल एम्बार्गोस को मेंशन करना जो 1967 और 1973 में सऊदी अरब ने अमेरिका पर लगाया था। बेसिकली 1967 में अरब इसराइल वॉर के बाद सारे अरब कंट्रीज ने डिसीजन लिया कि वो अमेरिका और यूके को इसराइल को सपोर्ट करने की वजह से ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा ही डिसीजन ओपेक ने 1973 में अमेरिका के खिलाफ लिया और उस एक साल में 1973 से 1974 के दरमियान अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त धचका पहुंचा था, क्योंकि उस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी बहुत हेविली गल्फ से आने वाले तेल पर डिपेंडेंट थी। तो अगर देखा जाए तो सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशंस आपस में गिव एंड टेक की बेसिस पर चलते आए हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि सऊदी अरब ने हमेशा एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी है। जहाँ पे भी उसे अमेरिका की किसी चीज पे इख्तलाफ हुआ तो सऊदी अरब ने बड़ा ओपनली उसका इजहार किया है। तो इन शॉर्ट ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल वाला रिलेशनशिप रहा है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखेंगे कि कैसे डॉट्स खुद से आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं और आपको सब समझ आ जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, क्यों ये सब कुछ हो रहा है और आगे क्या होने वाला है और इस सब का नतीजा क्या निकलना है। इस रिलेशन में ज्यादा खराबी आना शुरू हुई 2014 के बाद से, जब बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दोबारा बातचीत शुरू की। असल में 2014 में जब ये बात शुरू हुई तो सऊदी अरब को ये महसूस हुआ कि अमेरिका ने पहले उसे ईरान के खिलाफ सालों इस्तेमाल किया और अब खुद से उससे डील करने जा रहा है। सऊदीज की नजर में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन डबल गेम कर रही थी। एक तरफ वो अरब स्प्रिंग को बैक कर रही थी, ईरान से न्यूक्लियर डील कर रही थी, और दूसरी ही तरफ वो सऊदी से अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट भी डिमांड कर रहे थे। इन्हीं खराब होते रिलेशंस की आग मजीद भड़काई जो बाइडन ने, जब उसने जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल में सऊदी क्राउन प्रिंस को डायरेक्टली कसूरवार ठहराते हुए काफी क्रिटिसाइज किया। अब सऊदी अरब में पिछले कुछ सालों में डायनेमिक्स काफी चेंज हो गए हैं और उसकी वजह है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान को एक अनट्रेडिशनल और रेवोल्यूशनरी लीडर कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो इससे पहले किसी सऊदी लीडर ने नहीं लिए। चाहे वो 2019 में शुरू होने वाली बहुत बड़ी एंटी करप्शन मूवमेंट हो, जिसमें बहुत सारे सऊदी बिलियनियर्स को अरेस्ट किया गया, औरतों को ड्राइविंग की इजाजत देने वाले रिफॉर्म्स हो, या फिर विजन 2030 जैसे मास्टर प्लान्स। मोहम्मद बिन सलमान बहुत तेजी से सऊदी अरब को सोशल लिबरलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। असल में सऊदी अरब की तकरीबन 65% आबादी 35 साल से कम उम्र लोगों की है और ये सारे यंग लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आदी हैं। बेसिकली सऊदीज के लिए दो ही तरह की जॉब्स होती हैं, या तो आप ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हो या फिर गवर्नमेंट के लिए काम करते हो। लेकिन अब मसला ये है कि सऊदी अरब की पॉपुलेशन बढ़ रही है और ऑयल रिजर्व्स इतने ज्यादा नहीं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लंबे अरसे तक मेंटेन किया जा सके। मोहम्मद बिन सलमान इसी सिचुएशन को चेंज करना चाहता है और इसीलिए ये ड्रास्टिक रिफॉर्म्स और विजन 2030 जैसे बड़े प्लान्स बनाए गए हैं। मगर इन प्लान्स को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और पिछले कुछ साल सऊदी अरब के लिए
बहुत टफ रहे हैं। असल में 2015 से 2020 के दरमियान ऑयल प्राइसेस काफी तेजी से गिरी, जिसकी वजह से सऊदी अरब को अपने काफी ज्यादा कैश रिजर्व्स यूज करने पड़े। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से ऑयल प्राइस दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है रशिया यूक्रेन वॉर। इस जंग के बाद से एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आया है, क्योंकि रशिया ने कई कंट्रीज को अपनी गैस और ऑयल सप्लाई बंद कर दी थी और बाकी कुछ कंट्रीज ने खुद रशिया पर बैन लगा दिया है। अब यहीं पर अमेरिका ये उम्मीद कर रहा था कि इस ऑयल क्राइसिस को पूरा करने के लिए सऊदी अरब अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, मगर इस डिसीजन की वजह से ऑयल की प्राइसेस कुछ महीनों में ही डबल हो गई और तकरीबन सारा यूरोप अब गैस और ऑयल इंपोर्ट करने के लिए गल्फ की तरफ देख रहा है। अरामको की शेयर प्राइस इस वक्त पीक पर है और वो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में एप्पल से भी ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। बल्कि सऊदी गवर्नमेंट तो ये सोच रही है कि अरामको के शेयर्स बेचकर और कैपिटल इकट्ठा किया जाए। अगर ऑयल की प्राइसेस इसी तरह बढ़ती रही तो सिर्फ 2022 ही में सऊदी अरब की ऑयल सेल 280 बिलियन डॉलर्स तक जा सकती है और ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि विजन 2030 जैसे प्लान्स को पूरा करना शायद सऊदी अरब के लिए ज्यादा मुश्किल ना हो। इसी तरह अगर अगले कुछ साल रशिया पर सैंक्शंस लगी रही तो अगले 3 से 4 साल सऊदी अरब के लिए फाइनेंशियली बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। लेकिन यहाँ तक तो चीजें काफी स्मूथ नजर आ रही हैं। असल प्रॉब्लम आती है उस स्टेप को लेकर जो सऊदी अरब आगे उठाने जा रहा है और वो है पेट्रो डॉलर को पेट्रो युआन से रिप्लेस करना, मतलब तेल को डॉलर के बजाय चाइनीज युआन में बेचना। असल में रशिया यूक्रेन वॉर से पहले ही काफी कंट्रीज में ये बात चल रही थी कि डॉलर के बजाय लोकल करेंसीज में ट्रेड शुरू की जाए। अब जैसे ईरान पर अमेरिका की सैंक्शंस हैं और वो इसीलिए पहले से ही ये चाहता है कि डॉलर के बजाय किसी दूसरी करेंसी में ट्रेड किया जाए। रशिया पर फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला करने की वजह से सैंक्शंस लग गई, जिससे वो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड से कट ऑफ हो गया। मगर इसी कट ऑफ होने की वजह से उसने एक ऐसी मार्केट क्रिएट की जहां पर वो डॉलर के बजाय अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज जिनमें इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, पहले ही अमेरिकन डॉलर के अल्टरनेटिव करेंसी इस्तेमाल करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और फिर आता है चाइना, जिसके पास ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स का ट्रेजरी डेट है और तकरीबन 3000 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। अब क्या चाइना इन 1 ट्रिलियन डॉलर्स को कुर्बान करके अमेरिकन डॉलर को तबाह कर सकता है? बेसिकली इस डी डॉलराइजेशन के लिए चाइना और रशिया को जिस कंट्री की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है सऊदी अरब। असल में पेट्रो डॉलर की टर्म बनी ही सऊदी अरब की वजह से थी, क्योंकि सऊदी अरब डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में ट्रेड ही नहीं करता था। लेकिन अब सब कुछ बदलता महसूस हो रहा है। अभी अक्टूबर 2022 में जो चाइना और सऊदी अरब के बीच अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, अगर उस पर अमल हो गया और सऊदी अरब ने पेट्रोल को डॉलर के बजाय चाइनीज युआन में बेचना शुरू कर दिया तो अमेरिका की इकोनॉमी बुरी तरह हिल कर रह जाएगी। डॉलर अपनी वैल्यू बहुत तेजी से खो देगा और अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स बहुत बुरी तरह क्रैश कर जाएंगी। लेकिन यहीं पर एक बहुत डेंजरस पॉइंट आता है और वो है अमेरिका का रिएक्शन। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका में कोई खास पसंद नहीं किया जाता। अमेरिकन थिंक टैंक्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान एक बहुत नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के मालिक हैं और अमेरिका के लिए उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अमेरिका के खबरदार करने के बावजूद मोहम्मद बिन सलमान ने यमन वॉर में पार्टिसिपेट किया, जमाल खशोगी का मर्डर और फिर बहुत सी ओकेजन्स पर अमेरिका को ऑयल पॉलिसी के जरिए ब्लैकमेल करना और इवन 2017 में जिस तरह एक साइलेंट कू के जरिए एक्स क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को, जिसके अमेरिका से बहुत अच्छे रिलेशंस थे, रास्ते से हटाया गया, वो अमेरिका के नजदीक एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। अब अमेरिका में सऊदी अरब के खिलाफ बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाजें भी उठना शुरू हो गई हैं। कई सेनेटर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ सारी मिलिट्री कोऑपरेशन तब तक फ्रीज की जाए जब तक सऊदी अरब ऑयल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता, और इन केस अगर सऊदी अरब ने चाइनीज युआन में पेट्रोल बेचा तो फिर उस पे सख्त सैंक्शंस लगाए जाएं। अब यहाँ पर आई एम प्रीटी श्योर कि आप सोच रहे होंगे कि मोहम्मद बिन सलमान का एटीट्यूड एकदम अमेरिका के साथ इतना चेंज क्यों हुआ। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। असल में पिछले 20 साल से हालात बहुत तेजी से बदले हैं। अमेरिका को अब सऊदी अरब के तेल की कोई खास जरूरत नहीं है। आज की डेट में सऊदी अरब अपनी टोटल ऑयल एक्सपोर्ट का सिर्फ 5% अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और बाकी 95% ऑयल जाता है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, पाकिस्तान
और इंडिया जैसे ईस्टर्न कंट्रीज में। इसी वजह से अब अमेरिका की प्रेफरेंस भी बदल रही है और उसने मिडिल ईस्ट को इम्पोर्टेंस देना कम कर दी है। इस बदलाव की एक और वजह है दुनिया का पेट्रोल कार से इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ शिफ्ट। जो बाइडेन पहले ही ये टारगेट दे चुका है कि अमेरिका में 2030 तक 50% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। सऊदी अरब भी ये चेंज आता हुआ देख रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर ने सऊदी अरब को अपनी फॉरेन पॉलिसी रीअसेस करने का मौका जरूर दिया है और एक चीज तो फॉर श्योर है कि हम लोग बहुत जल्द इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी चेंजेस विटनेस करने लगे हैं। नई दोस्तियां और ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। पावर डायनामिक्स टोटल शिफ्ट होने लगे हैं और अगर आप इंसानी तारीख देखें तो ये तकरीबन हर 100 से 150 साल बाद होता ही है। तो इट इज वेरी पॉसिबल कि अगले कुछ सालों में जो दुनिया हम अभी देख रहे हैं ये कम्प्लीटली चेंज हो जाए। लेकिन इस शिफ्ट और चेंज के दौरान क्या खतरात या नुकसानात हैं जो हो सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस सारी सिचुएशन पर क्या ख्याल है?